लाशें लटकी हुई थी, रेप हो रहे थे। कंगना रनावत ने क्या हमारे किसानों का अपमान करने का बीड़ा उठा लिया है? क्या उन्होंने एक अभियान छेड़ रखा है कि हर गुजरते दिन के साथ अपनी डब्बा फिल्म को प्रमोट करने के लिए वो हमारे किसानों का अपमान करेंगी? किसानों का आंदोलन हुआ था, आप खुद जानते हैं दोस्तों, कम से कम 500 किसान मारे गए थे, शहीद हो गए थे। आंकड़ा 700 का बताया जा रहा है। 700 किसान। मैं नहीं भूला हूं जब जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री के पास पहुंचे थे, तो बकौल सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री ने पलटकर उनसे कहा था कि ये जो 700 लोग मर गए हैं मेरी वजह से थोड़ा ना मरे हैं, मेरे लिए थोड़ा ना मरे। और आज कंगना रनावत अपनी डब्बा फिल्म को प्रमोट करने के लिए एक इंटरव्यू देती हैं और यह कहती हैं कि जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तब लाशें लटकी हुई थी, रेप हो रहे थे। लाशें लटकी हुई थी। अगर वहां लाशें थी, अगर वहां 700 किसान मरे थे, तो क्या कंगना बताने की कृपा करेंगी किसकी वजह से मरे थे? वो लोग आंदोलन कर रहे थे, कोई हार्ट अटैक से मर रहा था, कोई ठंड की वजह से मर रहा था, कोई ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से मर रहा था। क्या आपस में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था? क्या आपस में हत्याएं की जा रही थी? सिर्फ एक मामला था, जब धार्मिक कट्टरपंथी तबके ने एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया था। मगर कंगना यह कह रही थी कि किसान आंदोलन के दौरान हत्याएं हो रही थी, रेप हो रहे थे। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आपने किस व्यक्ति को सांसद पद के लिए चुनाव लड़वाया है? एक ट्रोल को? एक ऐसी व्यक्ति को जो इस तरह से बार बार हमारे किसानों का अपमान करती है? और जब एयरपोर्ट के अंदर यह महिला उन्हें थप्पड़ मारती है, तब क्या होता है, मैं आपसे समझना चाहता हूं। एयरपोर्ट के अंदर जिस महिला ने कंगना रनावत को थप्पड़ मारा था, मैंने अपने मंच में उसकी आलोचना की थी। मगर आज लोग कह रहे हैं, कई लोग उस थप्पड़ को जायज ठहरा रहे हैं, यह कहते हुए कि कंगना रनावत ने जिस तरह से जंग छेड़ रखी है इस देश के किसानों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचक हैं, जो लोग सत्ता से सवाल करते हैं, वो लोग इस थप्पड़ को जायज ठहरा रहे हैं। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, हिंसा किसी भी सूरत में जायज नहीं है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कंगना रनावत को किसने लाइसेंस दिया है कि वो इस तरह के जहरीले बयानबाजी करें? सबसे पहले सुनिए, इस इंटरव्यू के 2 हिस्से हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। सबसे पहले सुनिए वो हिस्सा जिसमें कंगना यह कह रही हैं कि किसान आंदोलन के अंदर रेप हो रहे थे, बलात्कार हो रहे थे। वो ये भी कहती हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ आंदोलन के जरिए, वही भारत के अंदर करने का प्लान था। इस बयान में कितनी दिक्कतें हैं वो मैं आपको कुछ देर बाद बताता हूं। सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा, मैं समझना चाहता हूं, लाशें लटकी हुई थी। आप ऐसा बता रहे हैं जैसा कि वो आंदोलन नहीं हो रहा था, आंदोलन के अंदर लोगों को, बेकसूर लोगों को मारा जा रहा था। जबकि आप जानते हैं जो 700 मौतें हुई हैं, उनमें सिर्फ एक मामला था जहां कट्टरपंथी लोगों ने एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया था। सिर्फ एक मामला था। बाकी जो लोगों की मौतें हुई थी वो या तो हार्ट अटैक की वजह से, या चूंकि सर्दी बेतहाशा थी उसकी वजह से, या ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से लगातार उनकी मौतें हो रही थी। यानी कि जो लोग आंदोलन में शामिल थे उनकी मौत हो रही थी। और सबसे बड़ी बात, ये सांसद है, देखिए किस तरह से झूठ बोल रही हैं, जिस तरह से गलत बयानी कर रही हैं, किसानों को बदनाम कर रही हैं। इसलिए मैंने कहा, इन्होंने एक तरह से आंदोलन छेड़ रखा है देश के किसानों के खिलाफ। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कितने बलात्कार हुए? क्योंकि ये तो इस तरह से कह रही थी कि वहां पर हर दिन बलात्कार हो रहे थे, रेप हो रहे थे। इनकी शब्दावली पर गौर कीजिएगा। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब किसान आंदोलन चल रहा था तब इन्होंने कई विवादास्पद बयान दिए थे। तब इन्होंने किसानों को ऑपरेशन ब्लू स्टार की याद दिलाई थी, जिसके बाद आपको याद है सिखों का नरसंहार हुआ था। इंदिरा गांधी की याद दिलाई थी। उसके बाद मत भूलिए, इन्होंने यह तक कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2002 वाला रौद्र रूप दिखाना चाहिए, जब गुजरात के दंगे हुए थे और हजारों लोग, सैकड़ों लोग उस दंगे में मारे गए थे। उसके चलते कंगना रनावत को सोशल मीडिया पर इन पर पाबंदी लगा दी गई थी। और आज की तारीख में महिला जो है, इस तरह से किसानों के बारे में इस तरह से नफरती, इस तरह से जहरीले बोल रही है। सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो बांग्लादेश का जिक्र किया कि बांग्लादेश में जिस तरह का आंदोलन हुआ, उसी तरह के आंदोलन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाए जाने की साजिश थी। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, शेख हसीना पर आरोप है तानाशाही का।
शेख हसीना पर आरोप है कि किस तरह से वो लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ा रही थी। उन पर आरोप है कि वो अपनी मनमर्जी चला रही थी। उन पर आरोप है कि वो विपक्ष को जेल में डाल रही थी। उन पर यह भी आरोप है कि वो एक ऐसा आरक्षण लाना चाहती थी जिससे कई लोग इत्तेफाक नहीं रखते थे। उनको हटाया गया एक शांतिपूर्ण आंदोलन से, हिंसक आंदोलन से नहीं। हां, यह आंदोलन बाद में हिंसक हो गया। बाद में हिंदुओं के कई ठिकानों पर हमले हुए, 27 जिलों में हिंदुओं पर भी हमले किए गए, मगर वो एक आंदोलन हुआ। सबसे बड़ी बात, जो बात बांग्लादेश में हुई, उसका आप हवाला भारत में क्यों दे रही हैं? इस देश के अंदर इससे भी पहले आंदोलन हुए हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन हुए हैं। जी हां, आपातकाल से पहले, आपातकाल के बाहर जेपी आंदोलन भी हुआ था, अन्ना आंदोलन भी हुआ था, और उन सब आंदोलनों का परिणाम यह था कि सरकारें बदली। सबसे बड़ी बात, इस देश का लंबा चौड़ा इतिहास है सत्याग्रही आंदोलनों का, अहिंसक आंदोलनों का, और इसमें कुछ गलत नहीं है दोस्तों, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर हमारा यह अधिकार है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात रखें। मगर कंगना रनावत जैसे लोग, तथा कथित सांसद, अहिंसात्मक आंदोलनों को कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में मान रही हैं। यानी कि इस देश में अब आंदोलन भी नहीं किया जा सकता। अरे, इस देश को आजादी मिली थी आंदोलनों के जरिए। मैं जानता हूं कंगना कि आपकी उस खाली सोच का ही परिणाम है कि आपने ये कहा था कि 2014 में देश को आजादी मिली थी। आपकी उसी खाली सोच का परिणाम है कि आपने ये कहा था कि देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। मैं समझ सकता हूं कि आपके अंदर इतना जहर भरा हुआ है कि आप दीपिका पादुकोण की डिप्रेशन का मजाक उड़ा सकते हैं, आप विक्रांत मैसे को कॉकरोच बता सकते हैं, आप हमारे किसानों को बार बार गाली दे सकते हैं, मगर आपको किसी ने लाइसेंस नहीं दिया कि आप इस तरह से झूठ बोलें और बार बार झूठ बोलें। और सबसे बड़ी बात, वो बॉलीवुड का मजाक बना रही हैं। वो कह रही हैं कि इन बॉलीवुड वालों को नहीं पता कि अगर देश नहीं बचेगा तो तुम नहीं बचोगी। सुनिए वो क्या कह रही हैं और इस बयान में कितना विरोधाभास है, कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। कांग्रेस ने कंगना के इस बयान पर करारा प्रहार किया है, पलटवार किया है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत और उनके कुछ सवाल। क्या यह कंगना की निजी राय है या यह बीजेपी और सरकार का मत है? सवाल नंबर 2, क्या बीजेपी और सरकार भी यह मानती है कि अमेरिका और चीन हमारे देश के अंदर अस्थिरता कर रहे हैं? अगर मोदी सरकार को लगता है कि विदेशी ताकतें हमारे देश के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? किसानों को बीजेपी नेताओं ने बहुत अपशब्द बोले हैं। अब उनकी सांसद अन्नदाताओं को हत्यारे और बलात्कारी भी बोल रही हैं। इसका जवाब हम नहीं, बस कुछ दिनों में हरियाणा देगा। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल खड़े किए गए हैं, तो बीजेपी और सरकार को जवाब तो देने ही पड़ेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो ये सांसद कान पकड़कर माफी मांगे। सबसे पहली बात कंगना, एक भी हिंदी फिल्म एक्टर ने, ना शाहरुख, ना सलमान, ना आमिर, किसी ने भी किसानों के पक्ष में कुछ नहीं कहा। किसी ने कुछ नहीं कहा। सिर्फ पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ एक्टर्स बोल रहे थे, मसलन दिलजीत दोसंझ बोल रहे थे, और पंजाबी फिल्म एक्टर्स लगातार किसानों के पक्ष में बोल रहे थे। मगर जहां तक हिंदी फिल्म एक्टर्स की बात है, जहां तक हमारे क्रिकेटर्स की बात है, वो क्या बोल रहे थे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। कुछ चेहरों पर गौर कीजिए कंगना। सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, अनुपम खेर, ढेरों ऐसे फिल्म एक्टर्स और क्रिकेटर्स हैं। मैं नहीं भूला हूं जब रिहाना ने और ग्रेटा थनबर्ग ने सिर्फ इतना कहा था कि हम किसान आंदोलन की बात क्यों नहीं कर रहे। जब रिहाना ने सिर्फ इतना कहा था कि जहां किसान जो हैं संघर्ष कर रहे हैं, वहां से इंटरनेट क्यों काट दिया गया है। यह 2022-23 का भारत है। यहां पर एक प्रदर्शन स्थली से इंटरनेट नहीं काटा जा सकता। यहां पर तानाशाही नहीं चल रही है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था। इसके बाद क्या होता है, चाहे सचिन हो, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे अजय देवगन हो, चाहे सुनील शेट्टी हो, ये सब एक टूल किट के अंतर्गत रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग सब पर चढ़ जाते हैं, कहते हैं कि हमारे देश में दखल मत दो। यह हालत क्रिकेटर्स और फिल्म एक्टर्स की है। मैं नहीं जानता हूं आप किस यूनिवर्स में हैं, किस ब्रह्मांड में हैं कि आपको लगता है कि फिल्म एक्टर्स ने किसानों के पक्ष में कहा था। नहीं साहब, सबसे बड़ी बात,
जब हमारी महिला पहलवान सड़कों पर संघर्ष कर रही थीं, जब उन्हें घसीटा जा रहा था, जिसमें विनेश फोगाट भी शामिल थी, तब भी एक भी फिल्म एक्टर ने कुछ नहीं कहा था। अभिनव बिंद्रा ने और नीरज चोपड़ा ने जरूर कहा था, मगर एक भी फिल्म एक्टर ने कुछ नहीं कहा था। सबसे बड़ी बात, जब विनेश फोगाट ने वर्ल्ड नंबर 1 जापानीज खिलाड़ी को वो हराकर सेमीफाइनल में पहुंची थी और उसके बाद फाइनल में पहुंची थी, तब भी इस महान कीर्तिमान पर अमिताभ बच्चन, तमाम एक्टर्स, शाहरुख खान, आमिर, सलमान, सब खामोश थे। किसी ने कुछ नहीं कहा था। इतनी बड़ी उपलब्धि थी, मगर सब खामोश रहे थे। और आप बॉलीवुड को इसलिए गाली दे रहे हैं क्योंकि वो लोग किसानों के पक्ष में खड़े हैं। नहीं साहब, कोई भी किसानों के पक्ष में नहीं था। झूठ मत बोलिए। मुझे याद है एक महान हस्ती कह गए हैं कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो। आप कहीं ना कहीं उस सोच का परिणाम हैं। कंगना, हकीकत यह है कि आप अपना वजूद सिर्फ झूठ बोलकर ही साबित कर सकती हैं। आपका वजूद, आपका अस्तित्व बना हुआ है जहरीले बयान देकर, जिसे मैं बार बार प्रमाणित कर चुका हूं, इस कार्यक्रम में भी प्रमाणित कर चुका हूं और आगे भी बताऊंगा। आपका वजूद सिर्फ इस बात को लेकर बना हुआ है कि आप झूठ बोलें या जहरीली बातें करें। राहुल गांधी के बारे में आप ये फोटोशॉप तस्वीर जो है वो ट्वीट करती हैं, उनकी जाति पर हमला बोलती हैं। एक फोटोशॉप तस्वीर, आपकी जगह अगर कांग्रेस के किसी नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटोशॉप तस्वीर ट्वीट की होती तो वो जेल में होता। मैं नहीं भूला हूं जब पवन खेरा ने एक तंज कसा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, तो असम पुलिस एयरपोर्ट पहुंच गई थी उन्हें गिरफ्तार करने। जी हां, अदालत को दखल देना पड़ा था, तब जाके पवन खेरा बचे थे। आप कुछ भी बोलती हैं, लगातार बोलती हैं, आप पर कोई कंट्रोल नहीं है। मैं समझना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्या बीजेपी ने लाइसेंस दे रखा है कंगना रनावत को किसानों का अपमान करने के लिए? क्या कंगना को लगता है कि इस तरह के बेतुके, वाहियात, जहरीले बयान देने से लोग उनकी डब्बा फिल्म को देखेंगे, जो शायद कुछ दिनों बाद रिलीज होने वाली है? इनकी फिल्म पहले से ही मुश्किल में है, क्योंकि सिख धार्मिक संगठन इसको लेकर पहले ही आपत्ति जाहिर कर चुके हैं। इमरजेंसी का जो ट्रेलर सामने आया है, उनकी जो फिल्म आने वाली है, उसमें सिखों को एक खास अंदाज में दिखाया गया है। सिख धार्मिक संगठन इसके खिलाफ हैं। वो एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि अकाली दल, जो कि भाजपा के पूर्व सहयोगी हैं, उनके नेता सुखबीर सिंह बादल ने यह तक कहा है कि इनको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि ये मोहतरमा बार बार किसानों के बारे में, माइनॉरिटीज के बारे में जहर उगलती रहती हैं। सीधा और सरल सवाल, आखिर क्यों कंगना रनावत ने देश के किसानों, माइनॉरिटीज, सत्ता से सवाल करने वाले लोगों, राहुल गांधी, सबके खिलाफ एक जहरीली जंग छेड़ रखी है? क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी की हामी है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की इजाजत दे रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि देश इसी तरह की जहरीली राजनीति से चलेगा? कंगना पर लगाम क्यों नहीं? कब तक ये मोहतरमा इस तरह से बातें करती रहेंगी? और कौन है ये कंगना? ये वो कंगना है जिन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी कबूल किया था कि मैं ड्रग एडिक्ट थी, मुझसे बचकर रहो। याद है कि आप भूल गए? सुनिए उन्होंने क्या कहा था। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब, इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। ये वही कंगना है जिन्होंने एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान कहा था कि मैं मनाली जाऊंगी और वहां पर दारू पीऊंगी। याद है कि भूल गए? फिर सुनिए। भगवान करे, मैं भगवान करे इंशाल्लाह हम लोग ऐसा दिन आए कि हम लोग सब मनाली में जाएं और बर्फ में एंजॉय किए करें, दारू पिए। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, कोई शराब पी रहा है कानून के दायरों में रहकर, एक ऐसे राज्य में जहां शराब पीना अलाउड है, तो वो कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है। मगर हां, अगर शराब पीकर वो दंगा करता है तो वो कानून का उल्लंघन है। कोई ड्रग्स ले रहा है, वो भी कानून का उल्लंघन है। और ड्रग्स लेने पर जिसका कबूलनामा खुद कंगना ने किया, कंगना को आज तक कोई सजा नहीं मिली है। मगर मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं। कल्पना कीजिए अगर इसी तरह से किसी कांग्रेस की नेता ने
अपने अतीत में कहा होता कि मैं शराब पीती हूं, मैं जोरों से मजे करने के लिए शराब पीती हूं, मैं ड्रग एडिक्ट हूं, मुझसे बचकर रहो। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा का संस्कारी प्रचार तंत्र किस तरह से उस नेता पर निशाना साधता। आप विपक्ष के नेता हों, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हो या स्वयं राहुल गांधी, इनके खिलाफ आप झूठा प्रचार चलाते हैं, बार बार चलाते हैं, लगातार चलाते हैं, आप पर कोई कंट्रोल नहीं है। मगर यहां कंगना रनावत बार बार हमारे किसानों के खिलाफ, इस देश के लोगों के खिलाफ जहर उगलती हैं, विवादास्पद बयान देती हैं और इन पर कोई अंकुश नहीं है। मैं समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, क्या आप फोन करके अपनी इस सांसद को डांट फटकार लगाएंगे? चलिए डांट फटकार ना सही, कम से कम क्या नसीहत देंगे? यह सवाल किया जाना चाहिए ना। किसने कंगना को हक दिया कि इस तरह से वो किसानों को गाली दें? यह कहें कि जहां किसान आंदोलन कर रहे थे वहां हत्याएं और बलात्कार हो रहे थे। प्लूरल में बता रही हैं, न जाने कितनी हत्याएं होंगी। अरे साहब, वो 700 जो लाशें उन प्रदर्शन स्थलियों से गई, वो सब प्रदर्शनकारी थे जिन्हें हार्ट अटैक हुए, जो तेज सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिनकी उम्र हो गई, और मरने वालों में कई ऐसे थे जो अपने 20s में थे। कईयों के घर उजड़ गए। कंगना, तुम्हें शर्म आती है? शर्म तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, कंगना इस तरह की बयान देती रहेंगी। और दुख की बात है, कंगना रनावत उस सोच का हिस्सा है जिसमें यह मान लिया गया है कि जितना ज्यादा जहर उगला जाएगा, जितने ज्यादा विवादास्पद बयान दिए जाएंगे, पार्टी को उतना ही फायदा होगा। तभी तो वो मंडी में जीत गई और सांसद बन गई। भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि देश की जनता में आप इस तरह से जहर नहीं भर सकते। इस तरह के जहरीले प्राणी जो हैं हम पर नहीं थोप सकते। और इस सवाल देश की जनता से है कि आप अपनी नसों में कब तक इस जहर को बर्दाश्त करेंगे? कब तक ऐसे नेताओं को आप बर्दाश्त करेंगे? यह सवाल आप पर है। कंगना का यह करारा तमाचा सिर्फ किसानों पर नहीं है, आप पर है, जो ऐसे अभिनेताओं, ऐसे नेताओं को बर्दाश्त करते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।